अच्छा जी। दो प्यारे बच्चों कहानी कुछ ऐसी है कि आ, अरे यार लव यू हो गया यार। बेहतरीन। क्लास नहीं है बच्चे की यार, और लाइट नहीं है बच्चे की, बच्चा फिर भी क्लास ले रहा है। सो मोटिवेटिंग यार, मेरा 2 किलो खून बढ़ गया है। अच्छा जी। हाँ वही शुरू कर दे यार, नौटंकी सारी सारी हमसे करवा लो। सो ये वाला पेपर जो है ना मैं खुद से करने लगा हूँ। ये वाला पेपर जो है ना मैं खुद से करने लगा हूँ, सही है। और मैं अपनी सारी थिंकिंग तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई अच्छा इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सोच सकता हूँ, ऐसे सोच सकता हूँ, सही है। और तुम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेशन लेके बैठ जाओ, सही है। और अपन जो है ना वो फिर करते रहेंगे इसको, सही हो गया। आए भाई शुरू करते हैं। अच्छा जी, नवंबर है, नवंबर का पेपर, ओके। तुमसे कह रहे हैं कि भाई डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटी, राइट। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का तुम डिस्टिंग्विश जो है ना सिंपल सिंपल भी दे सकते हो कि भाई तुम्हारे पास जो है जो है ना यूनिट होने चाहिए, और एक के पास डायरेक्शन होगी, एक के पास डायरेक्शन नहीं होगी, सही। इसमें हम कह रहे हैं कि भाई स्केलर quantities does not have any direction, uh, while vector quantity do have a direction, okay। अच्छा, जिन आपसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल दो हमारे सिलेबस में नहीं है तो बट 2 मिनट का क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ, सही। So electric field is strength E at a distance x from an isolated point charge q is given by the equation. Okay, use the definition of the electric field strength to show that. Okay, electric field strength की definition होती है force per unit charge. Okay, F upon Q, right? फोर्स तुम्हें पता है, फोर्स तुम्हें पता है कि भाई केजी मीटर सेकंड नेगेटिव 2 होता है, राइट। और क्यू तुम्हें पता है, यानी न्यूटन बेसिकली है इसके बराबर होता है। और कूलम तुम्हें पता है कि भाई ए एस होता है, राइट। तुमने ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर लिए इसके अंदर, सही है। अच्छा अब इसके बाद तुम क्या करोगे, और बाकी इसको सॉल्व कर लो। बी तुम्हारे पास जो है ना, बी इज वेयर बी इज अ कांस्टेंट, ओके। इन्होंने बताया हुआ नहीं है अच्छा खैर, तो अभी तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमने निकाल लिया। सो के जी मीटर सेकंड नेगेटिव 2। देखो शो दैट वाला क्वेश्चन है, शो दैट वाले क्वेश्चन में ना मैंने अलग से सारी चीज़ें पहले लिखनी है, राइट, कि न्यूटन का क्या है और दूसरी चीज़ों का क्या है, तब जाके मेरे को नंबर मिलेगा फिर, सही है। सही है। सो ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो जाएगा फिर के जी मीटर सेकेंड नेगेटिव 3 ए -1, राइट। ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वाले पार्ट में तुमसे कह देगा बी निकाल दो। सही, इक्वेशन में तुम्हारे पास तुम कह दोगे के जी मीटर सेकेंड -3 ए -1 इज इक्वल टू क्यू, तुम्हारे पास चार्ज है, राइट। चार्ज है और वो तुम्हारे पास होता है ए एस के अंदर, सही है। और तुम्हारे पास जो है एक्स तुम्हारे पास जो है ना वो कुछ लेंथ वेंथ थी, राइट, डिस्टेंस था। सो मीटर के अंदर आ जाएगा, और बी तुम्हारे पास ऐसे ही रह जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, राइट। सो तुम सॉल्व कर लोगे, सो ये हो जाएगा के जी मीटर क्यूब एस -3 ए -1, सही है, डिवाइडेड बाय ए एस, राइट। सो ये मजीद बढ़ जाएगा, 1/b आएगा, ये सही हो गया। सो तुम्हारे पास जो है, अब जब तुम इसको बी बनाओगे, सही है, जब तुम इसको बी बनाओगे, सो तुम्हारे पास ये बनेगा के जी एम, तो क्यू भी रहेगा, सही है। एस -4 हो जाएगा और ए -2 हो जाएगा, सही। और ये स्टिल 1/b है, राइट। अब जब इसको बी बनाओगे तो सारी पॉजिटिव पावर नेगेटिव कर दो, नेगेटिव पावर पॉजिटिव रहने दो, राइट। -3 S4 A2, राइट। सही हो गया, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सही है। चलो आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। क्विकली आंसर चेक कर लेते हैं, अगर गलत होगा तो टेंशन लेंगे, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। हाँ सही है। चलो, तुमसे कह रहे हैं डिफाइन एक्सेलरेशन। मुझे पता है एक्सेलरेशन इज बेसिकली द rate of change of velocity, change of velocity, राइट। अच्छा अब सीन देखो बच्चों, क्या है कि तुमसे कह रहा है कि बॉल है, डायमीटर तुम्हें दे दिया है, राइट, और तुमने उसको वर्टिकली रिलीज कर दिया है, सही है।
अच्छा, उसका जो है ना डायमीटर इतना डिस्टेंस में दिया हुआ है, सही है। और इन्होंने आपको ये बता दिया है कि फॉल फ्रॉम द रेस्ट है, सही है। इनिशियल वेलोसिटी मैंने फौरन लिख दिया, जीरो हो गई, सही है। और इन द एयर है, इसका मतलब है कि एयर रेजिस्टेंस कुड बी सिग्निफिकेंट, राइट। अब एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है कोई रेजिस्टिव इफेक्ट हमारे पास आ सकते हैं, सही है। अच्छा जनाब, इन्होंने ये चीज़ें आपको दे दी हैं, सही है। अच्छा, लेकिन इन्होंने स्टील बॉल दी हुई है। स्टील बॉल अगर मुझे दी हुई है तो मेरा दिमाग खुद ही खुद चले जाएगा कि यार इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, राइट। स्टील बॉल की जो है डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जब डेंसिटी ज़्यादा होती है तो रेजिस्टिव इफेक्ट खुद ही बहुत कम हो जाता है। तो एयर रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी रेजिस्टिव इफेक्ट तुम्हें कम मिलने वाला है, ओके। अच्छा जी, चलो ये हो गया मेरे पास। उन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल लाइट बीम ऑफ अ नेग्लिजिबल विद इज अ वर्टिकल distance of this below the bottom of the ball when it is released, the ball falls through and break the beam of the light. Okay, explain why force due to the air resistance act on the ball may be neglected when, तुम फौरन फौरन कह सकते हो कि भाई तुम्हारे पास डेंसिटी तुम्हें बहुत छोटी ली हुई है इस वजह से, राइट। सो सॉरी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा ली हुई है, राइट। ड्यू टू the greater density, resistive effect will be smaller, will be negligible. Okay, सही हो गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी और डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी कम रेजिस्टिव इफेक्ट होगा। इसी जैसे वेलोसिटी है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टिव इफेक्ट होगा, सही है। एंड सिमिलरली वॉल्यूम है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टिव इफेक्ट होगा, राइट। सो आ जाए, तुमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सही है। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास है 0.28, सही है, 0.280। एंड अच्छा जी, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगी -9.81, पॉजिटिव होगी भाई, नेगेटिव कौन बोल रहा है। अच्छा जी, टी आ गया तुम्हारे पास, सही है। सो इसको सॉल्व कर लो भाई। इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। So 0.28, right, into 2 divided by 9.81 and whole thing under root, right? So that gives you your t, okay? So I am getting 0.28 into 2 divided by 9.81 whole thing under root. I am getting 0.23 as my answer. 0.24 ले लेते हैं, 0.24, right? Because मेरे पास आ रहा है 0.2389, okay? सही हो गया, सही है। डिटरमिन द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द बीम ऑफ द बॉल इज ब्रोकन, ओके, सही है। अच्छा जी, उसने कहा कि भाई, अच्छा मान लो जरा जरा केस देखो दोबारा से। तुम्हारे पास जो है ना, उसने ये तुम्हें जो है ना केस बना दिया है कुछ इस तरह का। मुझे इसकी लेनी है पिक्चर, कॉपी एंड पेस्ट, सही है। देखो, सीन ये है कि भाई जब आपके पास ये बॉल है, सही है, ये आपके पास पिक्चर आ गई, सही है। अब देखो सीन क्या होगा। सीन कुछ इस तरह से भाई कि आपके पास जैसे ही बॉल नीचे जा रही है ना, तो जैसे ही इसको हिट करेगी, वो तो मुझे मिटा देने दो, सही है। ये आ गया, सही है। बॉल अभी यहाँ पे पहुंची, सही है। बॉल अभी इस पॉइंट पे यहाँ पे पहुंची, सही है। फिर उसके बाद बॉल जैसे ही यहाँ से नीचे जाएगी ना, तो क्या होगा कि भाई वो फॉरन बीम ब्रेक हो जाएगी, राइट। सो ड्यूरिंग द टाइम के बॉल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाए, सही है, तुम्हें उसका टाइम निकालना है, ओके। बॉल जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ जाए, तुम्हें उसका टाइम निकालना है, राइट। सही हो गया, यानी बॉल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाए, राइट। सो बेसिकली अगर तुम सही सोच रहे हो, अगर तुम ऐसा सोचो कि भाई तुम्हारे पास जो है ना डायमीटर ऑफ द बॉल को तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो तो तुम्हारे पास काम हो जाएगा, राइट। यानी हम जो है ना दो केसेस अज्यूम कर लेते हैं। केस वन, केस वन, सही है। केस वन के अंदर हमारे पास जो है ना हमने डिस्टेंस ले लिया एस, 0.28, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम निकाल दिया, राइट। और केस टू के अंदर जो हमने एस लिया डिस्प्लेसमेंट, वो हमने ले लिया 0.28 प्लस द डायमीटर ऑफ द बॉल, ओके। तो जब प्लस द डायमीटर ऑफ द बॉल लोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, क्योंकि जाहिर बात है इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगेगा बेसिकली उतने टाइम तक लाइट बीम ब्रेक रहेगी, राइट। सही हो गया। सो अब जो है ना तुमने ये सॉल्व कर लिया, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास आ गई, सेम सेम कैलकुलेशन दोबारा से कर लो, सही है। सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट।
स्टिल तुम शुरू से मोशन स्टार्ट कर रहे हो, सो यू जीरो हो जाएगा। 0 पॉइंट, अच्छा इनकी डिस्प्लेसमेंट अगर ऐड करो, 0.28 प्लस 0.08, सो आई एम गेटिंग 0.36। ओके, सो 0.36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.81, 9.81 and whole thing under root, okay, equals to t, right? सर वो जीरो हम्म। पॉइंट जीरो एट एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? ब्रो ये 0.08 इसका डायमीटर है। ये देखो ये इसका ओके। डायमीटर है, सही है। और आपको पता है जितना टाइम डायमीटर ऑफ द बॉल को कवर करने में लगेगा वही टाइम ब्रेक ब्रोकन रहेगी बीम, राइट? समझ में आ रही हो ना ये बात? जी। मेरे पास आंसर आ रहा है इससे टाइम 0.270, सही है। पिछला वाला जो टाइम आ रहा था वो मेरे पास आ रहा था 0.24 का, राइट? माइनस करोगे तो 0.3 बच जाएगा, सही। 0.030, राइट? ये मेरे पास टाइम आ रहा है, सही। उन्होंने कहा कि डिफरेंट बॉल इज रिलीज ऑन द रेस्ट ऑफ द सेम पोजीशन एज ए स्टील बॉल इन बी, द बॉल हैज द सेम डायमीटर बट मच लोअर डेंसिटी। तुम्हें पता है कि डेंसिटी अगर कम कर दो कि रेजिस्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टिव इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से तुम्हारे पास बॉल जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाएगी, राइट? फॉर द बॉल ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस, अच्छा, for this ball, the force due to air resistance cannot be neglected as the ball falls. Okay. Instead, explain the change, if any, on the time interval during which the beam of the light is broken. Right. अच्छा देखो इस केस के अंदर जो है वो 9.81 की एक्सेलरेशन तुम्हारे पास डाउनवर्ड की, राइट? लेकिन जब तुम्हारे पास इस ये वाली फोर्स आएगी कि जिसके अंदर रेजिस्टिव फोर्स होगी, तो रेजिस्टिव फोर्स अपोज करी होगी मोशन को, राइट? तो रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाएगी, राइट? मान लो कि तुम्हारे पास बॉल ये आ गई, सही, ये तुम्हारे पास बॉल आ गई, सही है, ये लग रहा है वेट, ओके, और ये लग रही है बैकवर्ड रेजिस्टिव फोर्स, ओके, एफ आर, सही है। सो रिजल्टेंट फोर्स वुड बी स्मॉलर, राइट? रिजल्टेंट फोर्स वुड बी स्मॉलर, तो उसकी वजह से जो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन होगी दैट वुड बी स्मॉलर। जब एक्सेलरेशन स्मॉलर होगी तो तुम्हारे पास जो टाइम आ रहा होगा वो लार्जर आ रहा होगा, राइट? क्लियर हो गया? सो हम इसको लिख देते हैं कि भाई द रेजिस्टिव फोर्स reduces the resultant deceleration, or sorry, resultant acceleration, okay, okay, so greater time would be needed, ओके। ये तुम्हारे पास रहेगा, सही हो गया। ये तुम्हारी सिंपल सी तुम्हारी कहानी होगी और इससे जो है ना तुम इसको वो कर दोगे। अच्छा जी। um, टाइम इंटरवल, ओके, सही है। Let इसके me अंदर explain the last part. हाँ जी कर देते हैं, पता नहीं क्या कुछ है। अच्छा जी, इसमें वैसे मैं क्या बताऊं? Answer पूरा. अच्छा देखो मैंने ये बोला कि जो आपके पास रेजिस्टिव फोर्स है ना, वो बेसिकली जो रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली हम हमें ये पता होना चाहिए कि भाई पहले हमारे पास एक्सीलरेशन थी 9.81 की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हम चेंज नहीं कर रहे, राइट? हमारे पास एक्सीलरेशन चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, जिसकी वजह से टाइम चेंज होगा, या इनिशियल वेलोसिटी, ये तीन चीजें जिसकी वजह से टाइम चेंज हो सकता है, राइट? इसके अंदर ना तो हम डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं ना तो हम इनिशियल वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, वी आर ओनली चेंजिंग द एक्सेलरेशन। और वो किस तरह से चेंज कर रहे हैं? वो इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि हमारे पास जब रेजिस्टिव फोर्स होगी तो वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, रेजिस्टिव फोर्स अपोजिट अपोजिट लग रही होगी, राइट? तो जब आप रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम ए करोगी तो रिजल्टेंट फोर्स के थ्रू एम जो ए आ रहा होगा ना एक्सेलरेशन, वो कम आ रहा होगा, राइट? बिकॉज वी हैव द रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट, राइट? जी. तो जब वो कम आ रहा होगा तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन कम आएगी। जब एक्सेलरेशन कम आएगी तो एक्सेलरेशन की वजह से वो कम आ जाएगी, राइट? टाइम ज्यादा आ जाएगा, क्लियर? Right. Okay, sir. पक्की बात है ना? जी. ओके। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बता सकते हैं? हाँ जी, ये जैनब बता सकती हूँ। Force applied by one object is equal and opposite to the हम्म, force सही बता रही हो। applied. एक second, भूल गई, sorry. The object, the force one object applies on the force
the on it. अच्छा जी, सही है। और कौन जाएगा, मुंह से बता सकते भाई? सर ये कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी बाय ऑब्जेक्ट ए। हम्म। बोला नहीं जा रहा सर, लिख देता हूँ। अरे यार, ऑफ सेम टाइप इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सही। जनरली हम ना इसको इस तरह से लिखते हैं, सही। यानी फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट ए शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द ऑन द फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट बी, राइट। ये देखो, ये जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो ये फोर्स ऑन अ बॉडी ए इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन द बॉडी बी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, राइट। और अगर मैं तुम्हें जो है ना इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट तुम्हें दिखाऊं, यार एक तो ये काम नहीं कर रहा यार, नॉट वर्किंग ब्रो। खैर छोड़ो। तो देखो, एक्शन रिएक्शन इट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, ये मत लिख देना बस, बाकी की खैर है, सही है। अच्छा जनाब, आ जाओ। तो नेक्स्ट में तुमसे कह रहा है कि ब्लॉक दे दिया, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। भाई लिखा क्या, नहीं लिखा? मेरे को दिख रहा है। फोर। ऐसा चमाट पड़ेगा, मेरे ही आंसर कॉपी करके मेरे को ही भेज जाओ, वाह। सलूट सलूट भाई, सलूट। अच्छा जी, आपसे कह रहा है कि blocks x of mass mx slide in a straight line along the horizontal frictionless surface। फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो होगी, राइट। ओके, दो ब्लॉक दे दिए, ओके। तुमसे कह रहे हैं कि ब्लॉक ए कोलाइड विद मूविंग विद स्पीड 5 कोलाइड हेड ऑन विद स्टेशनरी ब्लॉक, ओके। स्टेशनरी ब्लॉक है तो इसका मतलब होगा कि स्पीड जीरो हो गई इसकी, सही है। सो इनिशियल स्पीड जीरो हो गई, सही है। एंड टू ब्लॉक स्टिक टुगेदर का मतलब है मास ऐड हो जाएगा, सही है। मास ऐड हो जाएगा, सही है। एंड मूव विद अ कॉमन स्पीड, फाइन। तो ये तुमसे कह रहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। सो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, सही है, should be equal to total momentum after the collision, right? Okay, so अब निकाल दो total momentum before the collision is due to the first mass, okay। 5, अच्छा, mx times 5v, okay, plus 0, सही है। And total momentum after the collision would be due to mx plus my, right, times v, okay। expand कर लो। 5 mxv is equals to mxv plus myv, सही है, सिंप्लीफाई कर लो। तो ये हो जाएगा 4 mxv, ओके। जब मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो, और यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा myv। सही, वाई सब्सक्रिप्ट में ब्रो, मसला, टेंशन नहीं लेना। वी से वी कैंसिल कर दो, आपके पास जो है ना, और रेशियो बना के आप आंसर दे दो, राइट। आपके पास बच गया एम एक्स ओवर, अच्छा एम वाई ओवर एम एक्स दे रहे हैं। सो एम वाई ओवर एम एक्स इक्वल्स टू 4, ओके। क्लियर हो गया? आ जाओ। उसने कहा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर द कोलिजन, और बिफोर द कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, राइट, ओके। बिफोर द कोलिजन सिर्फ एक्स की वजह से होगी, और आफ्टर द कोलिजन एक्स वाई दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से होगी। हाफ एम वी स्क्वायर लिख जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो एक बार में, सही, ताकि तुम्हें एक नंबर मिल जाए। फिर उसके बाद सॉल्व कर लो। हाफ, जब एक्स वाई दोनों एक साथ मूव करें, सो एम एक्स प्लस एम वाई, ओके। और स्पीड तुम्हारे पास कितनी है, वी है, राइट। डिवाइडेड बाय जो सेकंड बिफोर द कोलिजन है उसमें सिर्फ एम एक्स मूव कर रहा है, और स्पीड कितनी है भाई, 4 वी है, स्क्वायर भी कर देना, राइट। अच्छा जी, अब बच्चों देखो सीन कुछ इस तरह का होगा कि
वन अपॉन टू से कैंसिल करा दो, सही। एम एक्स, ये चलो खैर है, बाकी चीज तुम्हारे पास ऐसी ही आ जाएगी, सही है, ये आ गई तुम्हारे पास, सही। अब देखो तुमसे क्या कह रहा है, पिछले वाले पार्ट में तुमने कहा कि एम एक्स ओवर एम वाई इज फोर, राइट। सो मैं कह सकता हूँ एम वाई इज फोर टाइम्स एम एक्स, ओके। सो एम वाई की जगह मैं फोर एम एक्स लिख देता हूँ, सही है। एम एक्स ऐसे आ गया, प्लस एम वाई की जगह पे मैं फोर एम एक्स लिख रहा हूँ, सही है। बाकी चीजें ऐसी रहेंगी, वी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर के अंदर तुम्हारे पास आ जाएगा एम एक्स टाइम्स सिक्सटीन एंड देन वी स्क्वायर, सही। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, राइट। ये हो जाएगा न्यूमरेटर के अंदर हो जाएगा फाइव एम एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय सिक्सटीन एम एक्स, ओके। और रेशो निकाल दो, सो फाइव ओवर सिक्सटीन बन जाएगा 0.31, सही हो। ये मुझे गलत लग रहा है, रेशो सही नहीं आ रहा मेरे पास, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इनिशियल स्पीड, अरे यार फाइव है, फोर नहीं है, माजरत, गलती हो गई, सही है। सो ये हो जाएगी 25, सही है। ये हो गया 25, राइट। सो वन ओवर फाइव अपॉन 25 गिव्स यू वन ओवर फाइव, सो वन ओवर फाइव 0.20, राइट। चलो ये बात हो गई, आगे चलते हैं। स्टेट द वैल्यू ऑफ द रेशियो फॉर द परफेक्टली, तुम्हें पता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर जीरो वैल्यू आनी चाहिए, राइट। और बिल्कुल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, एक सेकेंड, परफेक्टली इन इलास्टिक, सॉरी उल्टा हो गया, वन आनी चाहिए, सही है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर तुम्हारे पास वन आनी चाहिए, सही है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर तुम्हारे पास जीरो आनी चाहिए। अगर तुम इससे रिलेट भी करना चाहो, इलास्टिक कोलिजन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, राइट। सो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो गए, राइट, सही हो गया। और जब न्यूमरेटर, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है ना, तो स्पीड बिफोर द कोलिजन और स्पीड आफ्टर द कोलिजन वो सेम रहेगी, राइट। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, राइट। तो जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर स्पीड सेम रहेगी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम होगा तो उसकी वैसे ही वन हो जाएगी वैल्यू कट पिट के, राइट। समझता है। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एक्स इन बी इज शोन इन द फिगर 3.1। ओके, मोमेंटम ऑफ द, तुम्हें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम, द चेंज इन द मोमेंटम बाय वन ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द चेंज इन मोमेंटम बाय द अदर ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये एक ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है, दूसरे ऑब्जेक्ट का भी चेंज इन मोमेंटम इतना ही आना चाहिए भाई। ये ऑब्जेक्ट का चेंज मोमेंटम यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, सही है, और डिक्रीज हो रहा है, तो दूसरे वाले का चेंज मोमेंटम इंक्रीज होना चाहिए, और इतना ही होना चाहिए इंक्रीज, सही है। देखते हैं भाई क्या करवा रहे हैं। तुमसे कह रहा है कि द ब्लॉक एक्स मेक्स कांटेक्ट विद वाई एट टाइम टी इक्वल्स टू 20 मिलीसेकंड, फाइन। और इससे पहले तुम देख रहे हो, इससे पहले ब्लॉक एक्स जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करे और ब्लॉक वाइज जीरो वेलोसिटी पे था, राइट, रिमेंबर, स्टेशनरी था। डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एनी एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ओके। जीरो से टी तक तो कोई कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ भी नहीं थी, कुछ कोई फोर्स नहीं थी, राइट। एक्सटर्नल फोर्स हमने वैसे ही जीरो कहा था, क्योंकि हमने कहा था कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, राइट। सो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने में कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगी, राइट। सो आप कह सकते हो जीरो रिजल्टेंट फोर्स, राइट। और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में फिर आप कह सकते हो भाई कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स होगी, बिकॉज कोलिजन हो रहा है, राइट। सो लेकिन वो जो फोर्स होगी दैट शुड बी कांस्टेंट, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स, ओके, कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स will act on both particle equal and opposite, सही। ये बेसिकली ये वाला जो सिस्टम होता है ना, न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है, जब भी मोमेंटम वाला केस होता है ना, मोमेंटम के अंदर हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ लगता है। चलो आगे तुमसे कह रहे हैं कि इसका द वेरिएशन ऑफ द मोमेंटम वाई विद टाइम टी, ओके। एक्स का बना हुआ है, एक्स को देख के वाई का बनाना है, ओके। सो वाई जो है वो वैसे इनिशियली जीरो था, सही है। फिर एक्स कितने डब्बे नीचे आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, चार डब्बे एक्स नीचे आ रहा है, वाई को चार डब्बे ऊपर करा दो, एक, दो, तीन, चार, ये आ गया वाई, सही है। और सेम टाइम होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि
एक फोर्स जितने टाइम के लिए लग रही है दूसरी फोर्स भी उतने टाइम के लिए लगनी चाहिए। तो मोमेंटम चेंज अगर एक ऑब्जेक्ट का जितने टाइम के लिए आ रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी मोमेंटम चेंज उतने ही टाइम के लिए आना चाहिए। ओके। एंड देन जब उन्होंने कॉन्टेक्ट लूज कर दिया, सो उसके बाद जो है वो तुम नॉर्मल बना दो, फिर ये बन गया। सही हो गया। ये तुम्हारे पास आंसर हो गया। चलो जी आ जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने भेजा बता, जाना आपने भेजा बता क्या ये पेपर? नहीं। मरियम ने भेजा होगा फिर। खैर, कह रहे हैं आपसे कि sphere in a liquid accelerated vertically upward from the rest. Okay, from the rest का मतलब है जीरो वेलोसिटी है इनिशियली। The viscous force acting on the moving sphere straight in the direction. Okay, अब वो कह रहे हैं कि a sphere in a liquid accelerate vertically downward, right? तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स होगी डाउनवर्ड, राइट? मेकिंग सेंस? अच्छा जी। द वेरिएशन इफ एनी इन द मैग्नीट्यूड, वेट रहेगा कांस्टेंट, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स के अंदर जो है ना तुम्हारे पास एक विस्कस फोर्स होगी, सही है, जो कि ड्रैग फोर्स होती है, रेजिस्टिव फोर्स होती है, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा जैसे जैसे इंक्रीज होगी वेलोसिटी, राइट? बच्चों सेंस बन रहा है ना? अच्छा एक सेकंड। फॉर द, अच्छा सॉरी सॉरी, गलत हो गया गलत हो गया। तुमसे कह रहा है कि फॉर द विस्कस फोर्स एक्टिंग, फॉर द विस्कस फोर्स, ओके सॉरी गलती हो गई। विस्कस फोर्स हमेशा अपवर्ड लगती है, सॉरी विस्कस फोर्स जो है वो चूंकि ड्रैग फोर्स है यानी फ्रिक्शन है, तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट लगेगी, राइट? मूवमेंट डाउनवर्ड है वो अपवर्ड लगेगी, राइट? अपवर्ड, ओके। और ये इंक्रीज हो जाएगी। और क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि आपको पता है कि भाई जो आपके पास जो वेलोसिटी होती है, सही है, वो वेलोसिटी जो है ना, मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से रेजिस्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं, और आपको पता है विस्कस फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है, सही है। अच्छा जी। A man of weight इतना stand a distance of 3.6 from the end D of the horizontal uniform beam। भाई यूनिफॉर्म बीम मैंने पढ़ा, मुझे फौरन पता चल गया कि भाई इसका मास जो है, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में होगा। ओके, सेंटर ऑफ मास शुड बी इन सेंटर। देखो ये चीजें मैं डिकोड कर रहा हूँ ना क्वेश्चन के अंदर से, तुम्हें भी आनी चाहिए। ओके। अच्छा जी, इन्होंने आपको दो पिवट दे दिए। ओके, दो पिवट जब भी दिए होते हैं तो अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि भाई दो पिवट का मतलब होता है कि भाई एक पिवट को आप पिवट मान लो, दूसरे पिवट को जो है ना आप पिवट अज्यूम मत करो, और आप उसको सॉल्व कर लो, सही है। चलो, a beam has a weight this much and the length that much. The beam is supported by the vertical force at a pivot B and the vertical force at a pivot C. The pivot B is at a distance this from the end A and the pivot C at this from end B. The beam is in equilibrium. Equilibrium बोले तो भाई नो रिजल्टेंट फोर्स नो रिजल्टेंट मोमेंट, राइट? यानी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑब्जर्व हो रहा है, राइट? आप कह सकते हो कि भाई सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मोमेंट should be equal to the sum of all the anti clockwise moment, राइट? सो ये तुम लिख दोगे, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। ओके, सही है। या अगर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ऑल द मोमेंट्स इन एनी डायरेक्शन शुड बी जीरो, राइट? इस तरह से भी लिख सकते हो। तुमसे कह रहा है कि भाई यूजिंग द मोमेंट अबाउट द पॉइंट सी कैलकुलेट एफ बी। पिवट बना दिया तुमने सी को, इसका मतलब है सी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी तुम उसको इग्नोर कर दो, राइट? और इसके अलावा की चीजें ले लो। सर, बोले। जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी है मोमेंट की, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जी भाई। वो 2 नंबर की थी। हमें जो आपने लिखा है उसके 2 नंबर मिलेंगे, या हमें लिखना पड़ेगा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता ना ब्रो। एक चीज मैंने नहीं मिस होगा। कर दी है, एक चीज मैंने मिस कर दी है, आपने अच्छा याद दिलाया, वो मैं लिख देता हूँ। Sum of all the clockwise moment should be equal to sum of all the anti-clockwise moment from the same point. Okay, सही। जिसको आप पिवट कह दो, सही है। इसमें अंदर ये लिखोगे आप, राइट? ये देखो मैं दिखाता हूँ। हम्म, ये देखो,
फॉर अ बॉडी इन अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सही है। वैसे इसका नंबर देना नहीं चाहिए। द टोटल मोमेंट ऑफ द क्लॉक, द टोटल clockwise moment about a point is equal to the total anti-clockwise moment about the same point, right? इस डेफिनेशन पे बेसिकली आपको दो नंबर मिल जाते हैं। ये इन्होंने बेकार का पॉइंट लिखा हुआ है, अगर इसके क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर के अंदर ये पॉइंट उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। सही है, और वो अबाउट अ पॉइंट का एक नंबर दे रहे होते हैं। सही हो गया। तो ये चक्कर है, समझ रहे हो? जी। वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, आओ। सो ये हमारे पास आ गई पिक्चर। ओके। अब देखो सीन ये है कि भाई इसके अंदर से जो है ना, तुम इसको हाइड कर दो, इस फोर्स को हाइड कर दो। मान लो ये फोर्स है ही नहीं। ओके। क्योंकि पिवट जहाँ पे लगा होता है वहां पे कोई मोमेंट नहीं आता। जब मोमेंट नहीं आता तो फोर्स की कोई औकात नहीं होगी, राइट? लेकिन देखो मोमेंट नहीं आता, रिजल्टेंट फोर्स जब निकालोगे तो उसके लिए कंसिडर करोगे। अब जो है, तुमने क्या करना है, इसको यहाँ घुमा दो, इसको यहाँ घुमा दो। सॉरी, गलत हो गया। सबको पिवट के अराउंड घुमा दो, इसको यहाँ घुमा दो, इसको भी यहाँ घुमा दो, राइट? ये तुम्हारे पास जो है ना सारी चीजें घुमा दी तुमने। सही, तुम्हें बताया कि भाई क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट? तुमने कहा भाई एफ बी विच इज अ फोर्स, राइट, टाइम्स उसका डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस जितने भी लोग हैं सारे, तुम जो है ना पिवट से लेके लिया करोगे, राइट? पिवट से फोर्स तक, पिवट से ये, पिवट ये डिस्टेंस है, फोर्स यहाँ तक आई है, राइट? ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ओके। पूरी रॉड 9 की है, सही है। दो निकाला, यहाँ तक बचा 7, सही है। दो वहां से निकाला, बीच में बच गया 5। ओके, 5 आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये क्लॉकवाइज हो गई। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तुम्हारे पास है दो। एक आ रही है 380 पे, सही है। एक आ रही है 380 पे, सही है। और फोर्स आ रही है, उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है भाई पिवट से? इसका डिस्टेंस पिवट से ही आने वाला है, सही है। ये वेट है, सही। वेट एग्जैक्टली रखते हैं सेंटर पे, सही है। सो 4 है तो, अगर 4 तुम्हारा, अगर 9 की है तो इसका मतलब है 0.45 आना चाहिए एंड से, किसी भी एक एंड से 0.45 तक आना चाहिए, राइट? अच्छा, अब 0.45 में से 2 निकाल दो क्योंकि पिवट 2 आगे लगा हुआ है। सही है, सो तुमने कर दिया 0.35, 0.25, सही है। और तुम्हारे पास जो है प्लस एक और फोर्स है 750 की, सही है। और उसको तुम क्या कर लोगे? अच्छा, अब वो कितनी डिस्टेंस पे लग रही है? अब देखो ये जो इन्होंने फोर्स लगाई हुई है ये 0.36 पे लगाई हुई है, और जबकि पिवट आपका 2 सेंटीमीटर है, तो जो माइनस करो तो 1.6 रह जाएगा। सही है, सॉल्व कर लो, एफ भी आ जाएगा। सही है। सही, ये आ गया 5। सर हमने एफ बी को 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ब्रो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 बन रहा था। ओके, ये भी बताऊँ कैसे? नहीं नहीं। टोटल 9 है, दो यहाँ से निकालो, दो यहाँ से निकालो, 5 हो जाएगा। ओके। ओके। सो 380 इंटू 2.5 प्लस 750 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 5, 430 आ रहे हैं मेरे पास, 430। सही आ रहा है। ओके। द मैन वॉक टुवर्ड डी, टुवर्ड द एंड डी, ओके। और द बीम इज अबाउट टू टिप व्हेन एफ बी बिकम जीरो। ओके। बंदे को भाई हम आगे मूव कर रहे हैं। ओके। बंदा हमारे पास जो है ना वो यहाँ से निकल के, बंदा हमारे पास यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहा है, सही है। डिटरमिन द मिनिमम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंड डी द मैन कैन स्टैंड विदाउट टिपिंग। ओके। देखो टिपिंग के लिए बंदे को ये तो पार करना पड़ेगा, यहाँ से तो आगे जाना पड़ेगा, राइट? इनके बिटवीन में कहीं पे रहना पड़ेगा, सही है। सो हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो अब बंदा खड़ा हुआ है वो बंदा ना यहाँ पे आ गया। तो ये मेरे पास आ गया है, बंदा ले लेते हैं।
कोई बेकार सा बंदा बनाया हुआ है इन्होंने, शक्ल तो देखो इसको, पता नहीं गाय के लिए मुस्कुरा रहा है ये। खैर। ओ रे भाई साहब। सर ये हमने बंदा खड़ा कर दिया अपना। सर ये हमारा आ गया बंदा, लेट्स से यहाँ पे बंदा जो है ना खड़ा होगा तो ये टिप हो जाएगा, टॉपिल हो जाएगा, सही हो गया। और यहाँ से जो है ना ये चल के जा चुका है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा जी। अब देखो सीन ये है कि हमें जो है ना आगे वाला डिस्टेंस निकालना है, ओके। हमें आगे वाला डिस्टेंस निकालना है, तो आगे वाला डिस्टेंस भाई कैसे निकालोगे? लेट्स से मान लो कि भाई यहाँ पे जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कह देते हैं कि भाई ये हमारे पास है एक्स, लेट्स से। सही है। अच्छा, इन्होंने कहा कि भाई द मैन वॉक्स टूवर्ड डी, द बीम इज अबाउट टू टिप व्हेन एफ बी बिकम जीरो, राइट। सो एफ बी को हम जीरो ले लेते हैं, राइट, जब टिप होने वाली है, जस्ट अबाउट टू टिप होने वाली है, राइट। अब हमारे पास सिर्फ दो फोर्स बाकी हैं। सो 380 और 750 जो है वो मैन के वेट को काउंटर कर रही होगी, राइट, ये दो इस तरह लग रही होगी, बंदे का बोझ इस तरह से लग रहा होगा, और वो एक्स हमें निकालना है, समझ लो। सिनेरियो समझ में आ गया बच्चों? सो हमारे पास आ गया 380, सही है, इंटू डिस्टेंस उसका वही रहेगा 2.5, राइट, प्लस 750, उसका डिस्टेंस आपके पास रहेगा। अच्छा 750 खत्म हो चुका है, क्योंकि 750 बंदे का वेट है, सही है। सो ये हमारे पास हो गया, और इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, सही है। ओके। अच्छा जनाब, ये मेरे पास आ गया, अच्छा बंदा यहाँ पे आ गया 750 अब इधर आ गया, सही, ये 750 आ रहा है, सही है। और अब इस 750 के लिए मुझे काम करना है, सही है, तो मैं 750 मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लेता हूँ, सही है। ये मेरे पास आ गया 750 मल्टीप्लाई बाय एक्स, राइट, एक्स की वैल्यू निकाल दो। 380 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 750, सही है। मेरे पास आ रहा है 1 पॉइंट, सॉरी, मेरे पास आ रहा है एक्स 1.26, राइट। इन्होंने जो एक्स दिया है, डिटरमिन द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एन डी, राइट, उधर से मांग रहे हैं वो डिस्टेंस, तुमसे यहाँ से मांग रहे हैं, ओके। सो यहाँ वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो तुम 2 से माइनस कर दो। सो 0.73 आ रहा है, पता नहीं सही भी आ रहा है नहीं आ रहा, लेट्स सी। देखो 0.73 बन रहा है, हाँ बन रहा है, 0.73 बन रहा है, राइट। बच्चों समझ में आ गया, केस समझ में आ गया? हाँ जी। जी। ओके। देख लेते हैं भाई कितने क्वेश्चन बचे हैं। दो। अरे बाप रे। हम्म। हाँ 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 हाँ। अच्छा जी।